हेलो। गुप्त वंश में आज के वीडियो में हम जिस शासक का अध्ययन करेंगे उसे भारतीय इतिहास में संदिग्ध माना जाता है कि ये गुप्त वंश का शासक था या नहीं था। तो वो एक ये मान सकते हैं कि रहस्यमयी शासक था जिसके बारे में कोई बहुत विशेष ऐतिहासिक जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उससे उस शासक का कहीं ना कहीं उपस्थिति दिखाई पड़ती है। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है रामगुप्त। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के बाद जो थोड़ा सा साक्ष्य मिलता है वो रामगुप्त नामक एक शासक का मिलता है। रामगुप्त को गुप्त वंश में बहुत विशेष स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन ऐतिहासिक सामग्री चूंकि रामगुप्त की उपस्थिति को दिखाती हैं, इसलिए रामगुप्त को भी उसकी ऐतिहासिकता को देखा जाता है, माना जाता है। तो जो टॉपिक है वो है गुप्त काल का शासक रामगुप्त। रामगुप्त को जब गुप्त काल का इतिहास देखा जाता है तो उसके बारे में जानकारी मिलती है वो सबसे पहले मिलती है विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्र गुप्तम में। इसकी ऐतिहासिकता का जो स्रोत है वो देवी चंद्र गुप्तम जो नाटक है वो है जिसे कि विशाख दत्त ने लिखा है। इसके बाद जो उसका जानने का जो दूसरा स्रोत प्राप्त होता है वो है हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र आप जानते हो कि पहले से ही कि ये बाणभट्ट द्वारा रचित है। तो बाणभट्ट ने भी रामगुप्त की ऐतिहासिकता को हर्ष नाटक में बताया है। अगला है काव्य मीमांसा। जिसके लेखक हैं राजशेखर। अगला जो स्रोत है वो है श्रृंगार प्रकाश। ये महाराजा भोज द्वारा रचित है। इसमें भी रामगुप्त की ऐतिहासिकता बताई गई है। अगला है शंकराय का हर्ष चरित्र का टीका। हर्ष चरित्र टीका शंकरार्य। और एक मुगल काल के लेखक हैं अबुल हसन अली, उनका है मुजमल उत तवारीख। मुजमल उत तवारीख अबुल हसन अली। ये ऐसे साहित्य हैं, ऐतिहासिक साहित्य हैं जो हमें रामगुप्त के बारे में बताते हैं कि रामगुप्त का अस्तित्व था और समुद्रगुप्त के बाद था, और गुप्त काल के सुप्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले था। तो ऐतिहासिक स्रोत हैं जो देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त द्वारा रचित, हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा रचित, काव्य मीमांसा जो राजशेखर द्वारा लिखा गया है, श्रृंगार प्रकाश जो महाराजा भोज द्वारा लिखा गया है, और हर्षचरित्र का टीका जो शंकराचार्य का द्वारा लिखा गया है, और एक जो मुस्लिम लेखक हैं मुजमल उत तवारीख उनके द्वारा लिखा गया है अबुल हसन अली के द्वारा। इसमें जो है रामगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इस साहित्य के साथ साहित्य को काल्पनिक माना जा सकता है कि लिखा गया और रामगुप्त के नाम का कोई शासक का वर्णन आया उन्होंने लिखा हो। कुछ ऐसे अभिलेख भी मिले हैं जो रामगुप्त की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। कौन सा अभिलेख है? पहला है संजन का अभिलेख। ये ऐसे अभिलेख हैं जो प्राचीन काल के अभिलेख हैं, ऐतिहासिक अभिलेख हैं।
इसमें मिला है। फिर है काम्य का अभिलेख। जब हमारे इतिहासकारों ने इन अभिलेखों का अध्ययन किया तो उसमें रामगुप्त की ऐतिहासिकता पाई गई। शंगली का अभिलेख, और एक है विदिशा का लेख जो कि दुर्जनपुर नामक स्थान पर पाया गया है। दुर्जनपुर नामक स्थान पर यह मिला है। दुर्जनपुर जो है वो विदिशा एमपी में है। यहाँ का भी जो अभिलेख है इसमें रामगुप्त के बारे में बताया गया। इसी प्रकार से कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिसमें रामगुप्त का वर्णन मिला है या रामगुप्त की उपस्थिति की पुष्टि होती है। ये रणकाल और भिलसा के क्षेत्र से कुछ ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिसमें विद्वानों ने पहले ये बताया, ऐसा विचार था कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य के नाम से गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था वो सीधे शासक बना था। लेकिन इन साहित्यिक स्रोतों से, इन अभिलेखों से और कुछ एरण और भिलसा के क्षेत्र से प्राप्त मुद्राओं से यह पता चलता है कि जो विद्वानों की यह धारणा थी कि समुद्रगुप्त के तुरंत बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक की गद्दी पर बैठा था, ऐसा सही नहीं था। बल्कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त नामक एक व्यक्ति ने, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही शासन किया था, उस गद्दी पर बैठा था। लेकिन इतने बड़े ऐतिहासिक वंश में रामगुप्त का जो खोज किया सबसे पहले वो राखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया। सबसे पहले जो इनकी खोज की गई, ये तो है नहीं जमीन से कहीं खोज निकाला गया, लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों से जिनकी उपस्थिति प्रमाणित की गई वो थी राखाल दास बनर्जी, जिनका कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा या सिंध सभ्यता की खोज में महान योगदान रहा है। तो सर्वप्रथम रामगुप्त को इतिहास में स्थापित करने वाले विद्वान जो थे वो थे राखाल दास बनर्जी। इन्होंने 1924 नवंबर 1924 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चंद्र नंदी व्याख्यान माला के अंतर्गत अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त नामक व्यक्ति भी एक समुद्रगुप्त की गद्दी पर बैठा था। ये सबसे पहले राखाल दास बनर्जी ने, फिर से दोहराता हूं, 1924 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चंद्र नंदी व्याख्यान माला में बताया था। इनके तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा दिए गए व्याख्यान के बाद विद्वानों ने जो एक राय बनाई वो बनाया कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त उसमें बड़ा था, अतः समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात वह उसकी गद्दी पर बैठता है। लेकिन चूंकि वो एक निर्बल और कायर शासक था जिसने कि या जिसके शासनकाल में शकों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था, रामगुप्त उस युद्ध में पराजित होता है और गुप्त वंश के इस शासक को एक अपमानजनक संधि शकराज से करनी पड़ती है। इस संधि के शर्त के अनुसार उसे अपनी पत्नी ध्रुव देवी, जिसे कि ध्रुव स्वामिनी कहते हैं, उसे उस शकराज को भेंट में देना होता है। अपने बचाव का जब रामगुप्त कोई उपाय नहीं पाता है तो स्वीकार कर लेता है कि वो अपने कुल की जो सम्मान है या कुल की जो मर्यादा है, अर्थात उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी, उसे वो शकराज को भेंट कर देगा। लेकिन रामगुप्त का जो छोटा भाई होता है उसे ये संधि काफी अपमानजनक लगती है
और वो शक राज के प्रस्ताव को मान लेता है और रामगुप्त की पत्नी का वेश बना करके या ध्रुवदेवी का वेश बना करके वो उसके शिविर में जाता है और छद्म रूप से उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार से शकराज की हत्या करने के कारण चंद्रगुप्त की जहां पर ख्याति बढ़ती है, वहीं पर अभिमानजनक संधि मानने के कारण रामगुप्त पूरे समाज में निंदनीय और कलंकित होता है। इसी लोकप्रियता का फायदा उठा करके चंद्रगुप्त अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठता है तथा उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से विवाह करता है। ये विद्वानों ने एक सम्यक राय बनाई, लेकिन अब साहित्यिक साक्ष्य जो मिलते हैं उससे क्या पता चलता है? तो जो सबसे पहला जो आता है साहित्यिक साक्ष्य, वो आता है विशाख दत्त द्वारा लिखा हुआ देवी चंद्रगुप्तम नाटक। इस नाटक में पूर्ण रूप से ये नहीं बताया जाता है कि यह घटनाक्रम ऐसा था, लेकिन जो इसके कुछ अंश पढ़े जाते हैं या इस नाट्य दर्पण में मिलते हैं, इस नाटक में मिलते हैं, जिसकी रचना रामचंद्र और गुरुचंद्र ने की थी, अर्थात इन दोनों का मतलब उस नाटक में नाट्य दर्पण का रामचंद्र और गुरुचंद्र ने लिखा है। उसमें इन घटनाओं से दिखाया गया है कि रामगुप्त कायर और अपने कुल के लिए कलंक था। इस नाटक में ये वर्णन है कि रामगुप्त बहुत ही कायर और अपने कुल के लिए कलंक था। शकों ने उसको परास्त करके या उसको हरा करके उसकी पत्नी ध्रुव देवी की मांग की थी। ऐसा जो है इस नाट्य दर्पण में लिखा है कि शकराज ने उसको हरा करके उसकी पत्नी ध्रुव देवी को उससे मांगा था। रामगुप्त ने अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए या अपनी रक्षा करने के लिए ध्रुव देवी को देने के प्रति सहमति व्यक्त कर देता है, लेकिन चंद्रगुप्त छद्म वेश में जाकर के शकगुप्त की या शकपत की हत्या करता है, शक राजा की हत्या करता है और इसके बाद वो राजमहल में आकर के रामगुप्त की हत्या करता है और इसके बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लेता है। ऐसा जो वर्णन है देवी चंद्रगुप्त नाटक में दिखाया गया है। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में इस घटना पर यही चीज बताई गई है कि उसमें लिखा है कि अरपुर में दूसरे की पत्नी का इच्छुक शकराज या शकपत की स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त ने हत्या की और इसी प्रकार से राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी इस घटना का वर्णन है जो कि 10वीं शताब्दी में लिखा गया है और यहाँ पर रामगुप्त को शर्मगुप्त बोला गया। किसमें? काव्य मीमांसा में, जो कि राजशेखर द्वारा लिखा गया है। इसमें रामगुप्त को उसने शर्मगुप्त बताया है और शकाधिपति को या शकों के राजा को खसाधिपति बोला है। उसके अनुसार उसमें एक श्लोक है कि जिसका अर्थ ये है कि शर्मगुप्त नामक राजा पराजित होने के कारण अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को खसाधिपति को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है और उसी हिमालय पर्वतमाला से कार्तिकेय अपने शत्रुओं का संहार करता है और जिसमें नगर वधुएं उसके यश का गान करती हैं। ये ऐसा उसमें लिखा है। यहाँ पर कार्तिकेय का जो तात्पर्य माना गया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से माना गया है। इसी प्रकार से हमने कहा कि ये कैसे कैसे रामगुप्त को, मैं बता रहा हूं किस पुस्तक में क्या बताया गया है। श्रृंगार प्रकाश जो कि राजा भोज द्वारा लिखा है, तो भोज ने भी अपने ग्रंथ में इस घटना का हवाला दिया है और लिखा है कि स्त्री का कपट वेश बना करके शकपत की हत्या करने के पश्चात चंद्रगुप्त शत्रु के शिविर में जाता है। हर्ष चरित्र के टीकाकार जो अगले हैं शंकराचार्य, इन्होंने बताया है कि शकपत उनका धार्मिक आचार्य था। वह चंद्रगुप्त के भाई की भार्या के लिए इच्छुक होने के कारण स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त द्वारा मारा जाता है। तो ये ऐसे ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनमें इन घटनाओं का वर्णन
किया गया है और सभी घटनाएं लगभग एक समान हैं, इसलिए रामगुप्त को कलंकित या निर्बल राजा माना गया। मुगल या मुस्लिम जो लेखक हैं ये 11वीं शताब्दी में इन्होंने लिखा है, हम इनको मुगल लेखक नहीं कह रहे हैं, ये मुस्लिम लेखक हैं जिन्होंने अरबी भाषा में मुझे मल उत तवारीख पुस्तक लिखी है। इसमें भी उसने जो है इस घटना का वर्णन किया है। इसी प्रकार से आल्टेकर नामक एक जो विद्वान थे उन्होंने बताया है कि इस पुस्तक में रव्वाल और बक्के मारिस नामक दो व्यक्ति भाइयों की कथा का वर्णन मिला है, जो कि चंद्रगुप्त के नाटक रामगुप्त और चंद्रगुप्त वाली कथा का साम्य स्थापित करता है, उससे मेलजोल रखता है। जो मुजमल तवारीख में लिखा है उसमें दो भाइयों का जो नाम है वो रव्वाल और बर्क मारिस नामक भाई हैं, जिन्हें की देवी चंद्रगुप्त और रामगुप्त माना गया है। तो इस प्रकार से देखा जाता है या अध्ययन किया जाता है तो सभी आलेखों में या सभी कहानियों में लगभग एक जैसी ही कहानी को थोड़ा बहुत परिवर्तित करके लिखा गया है। यहाँ पर चंद्रगुप्त को जो माना गया है वो बर्कमारिस को माना गया है कि उसने अपने भाई की हत्या कर दिया था और अंत में अपने भाई की हत्या करके उसकी पत्नी से वो विवाह करके राजा बन जाता है। तो इस पुस्तक में भी इस घटना को ऐसे दिखाया गया है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि सब पुस्तक में किसी ने ये बताया, किसी ने कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत नाम या सर्वगुप्त या ऐसे बोला है, नाम बदला है, रब्बाल नाम रखा है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर हम उपरोक्त ये सभी जितने ग्रंथ हैं जिसमें इन घटनाओं का वर्णन है, भले थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ हो, तो इन घटनाओं को आप कोरी कल्पना नहीं मान सकते हो। अनेक विद्वान ने ये कहा है, जो कि या अनेक विद्वानों में जो विशाख दत्त हैं वो चंद्रगुप्त के समकालीन थे, तो उनकी बात भी यही दिखाई गई है। तो इससे पता चलता है कि जो उन्होंने कहा है वो लगभग सही है, क्योंकि विशाख दत्त जो है वो सामंत कुल का था और इनका समकालीन था और उनकी राज्यसभा में रहता था। उसके पिता भास्कर दत्त और पितामह का नाम मामंत बटेश्वर दत्त था। तो ये सब उसकी दरबार में रहते थे और राज्यसभा में रहने के कारण से राजनीतिक घटनाओं की पर्याप्त जानकारी अवश्य रही होगी, इसलिए विशाख दत्त की बात को झूठा नहीं माना जा सकता है। हर्ष चरित्र का जो साक्ष्य है ये मानते हैं कि ऐतिहासिक है। बाणभट्ट द्वारा जो ये लिखा गया है, बाणभट्ट को ऐतिहासिक लेखक माना गया है और उन्होंने मौर्य शासक बृहदत्त की उसके सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा हत्या और राजवर्धन को गौड़ नरेश शशांक की हत्याओं का घटना का वर्णन किया है। तो इससे माना जाता है कि उसने पूरी ऐतिहासिक बात लिखी है, इसलिए उसने इस ऐतिहासिक तथ्य को भी गलत नहीं लिखा होगा, अर्थात उसके द्वारा ये जो लिखा गया है वो घटना भी सही है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी के विवरण की बात पर कोई संदेह नहीं होता है। राजशेखर भी चूंकि एक राजकवि था तो उसने भी निश्चित रूप से सही घटना को ही काव्य रूप में लिखा होगा और सम्राट भोज स्वयं एक राजा थे, तो श्रृंगार प्रकाश में जो उन्होंने लिखा होगा उनका विवरण भी निश्चित रूप से ऐतिहासिक ही रहा होगा। हालांकि वो काव्य में लिखा है लेकिन ऐतिहासिक घटना को उन्होंने काव्य रूप में लिखा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन पुस्तकों में जो घटनाएं हैं वो निश्चित रूप से एक दूसरे से साम्य स्थापित करती हैं। इस प्रकार से रामगुप्त की उपस्थिति पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अभिलेखीय साक्ष्य जो मिलते हैं उसमें रामगुप्त का तो हमें कोई अभिलेख नहीं मिला है, रामगुप्त का स्वयं का कोई अभिलेख नहीं मिला है जैसे कि अन्य राजाओं का अभिलेख मिलता है। लेकिन राष्ट्रकूट वंश के 3 ऐसे अभिलेख मिले हैं जो कि काम्बे और इसका संजन का या संगली का अभिलेख है। इनमें जो है परोक्ष रूप से देवी चंद्रगुप्तम नाटक की घटनाओं को ही वर्णित किया गया है। संजन का जो अभिलेख है जो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा लिखाया गया है और 871 ईस्वी का है,
उसमें लिखा है कि कलयुग में गुप्त वंश का एक दानी राजा हुआ जिसने अपने भाई की हत्या किया और उसके राज्य और उसकी पत्नी दोनों का अपहरण किया है। तो संगली में ये लिखा है, वो भी समझिए कि इसी घटना को दिखा रहा है। इसी प्रकार से काम्बे और में का जो अभिलेख है जो 830 ईस्वी का 930 ईस्वी का है, और संगली का जो दूसरा लेख है वो जो कि लगभग 933 ईस्वी का है, जो कि गोविंद चतुर्थ के द्वारा लिखाया गया था, उनके शासनकाल का है। इसमें गोविंद चतुर्थ ने सहसांक की उपाधि धारण की है और उसकी तुलना सहसांक नामक एक राजा से की जाती है। यद्यपि ये माना जाता है कि जो सहसांक की समता की गई है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की गई है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो ये घटनाएं ऐसी दिखाई जाती हैं जिससे पता चलता है कि रामगुप्त निश्चित रूप से गुप्त शासन में रहा है, भले ही वो अल्प समय के लिए रहा है। भाई की पत्नी के साथ जो है विवाह करना वो कोई अपकीर्ति नहीं मानी जाती है, क्योंकि जो है ये माना जाता है कि अगर कोई चीज ऐसा होता है जिसमें उसका कोई पुरुष या जो पति है वो निर्बल या कायर होता है तो उसका छोटा भाई उससे विवाह कर सकता है, और ये निश्चित रूप से इस विवाह को जो माना जाता है उसे पिशाच व्रत या पिशाच विवाह माना गया है। तो ये ऐसी घटनाएं थी जिससे पता चलता है कि रामगुप्त जो है निश्चित रूप से गुप्त शासन में रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो गोविंद चतुर्थ ने जो सहसांक नामक राजा से तुलना की है उसका तात्पर्य हमने बताया कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ही किया जाता है, जो देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार अपने अग्रज का हत्यारा माना गया है और उसने अपनी पत्नी और राज्य दोनों पर अधिकार कर लिया था। तो इन लेखों में राजा का नाम सहसांक मिलता है जो चंद्रगुप्त के विक्रमांक उपाधि से काफी मिलता जुलता दिखाई पड़ता है, और यह माना जाता है कि विक्रमांक सहसांक का पर्यायवाची शब्द रहा है। तो इस प्रकार से ये जो मतलब घटना है ये इस बात की पुष्टि करती है कि निश्चित रूप से रामगुप्त गुप्त वंश के शासन में समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठता है। अगर हम देखते हैं तो बेसनगर जो विदिशा क्षेत्र में है, यहाँ पर एक दुर्जनपुर नामक स्थान से 3 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनकी जो जैन मूर्तियां हैं इनकी चरण चोटियों पर 3 लेख ऐसे उत्कीर्ण मिलते हैं जिसमें महाराजाधिराज रामगुप्त नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है, और इन लेखों की जो लिपि है वो समुद्रगुप्त के जो एरण का अभिलेख है और चंद्रगुप्त का जो उदयगिरि का अभिलेख है उसमें प्रयुक्त लिपि के ही एक समान है। तो इस शासक की जो पहचान की गई है इस विदिशा के अभिलेख से, हम चूंकि आपको जो घटना बताया सभी एक एक पॉइंट पर बता रहे हैं, तो विदिशा के जो अभिलेख में है ये माना गया है कि सभी लिपियां चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त से मेल खाती हैं, तो इसलिए रामगुप्त जो है वो गुप्त वंश का शासक रहा है। और यहाँ पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि रामगुप्त जो है गुप्त वंश में शासक था और वो जैन धर्म का अनुयायी था। सैनिक दृष्टि से वो निर्बल होने के कारण निश्चित रूप से जो है गुप्त वंश में वो स्थान नहीं प्राप्त कर पाया जो अन्य गुप्त शासकों ने प्राप्त किया है। और लगता है कि जो जनमत के उस समय के पोषक राजा अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के थे, उन्होंने अपने लेखों में रामगुप्त के प्रति सहानुभूति को दिखाते हुए उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त ने जिसने उसकी हत्या की थी उसकी निंदा किया है। मतलब जो अमोघ वर्ष का जो ये लेख है उसका जो है सहानुभूति जो है वो रामगुप्त के साथ है, और अपने बड़े भाई की हत्या करने के कारण छोटे भाई चंद्रगुप्त की उसने निंदा किया है। तो ये ऐसे अभिलेख हैं
जिसमें उसके इतिहास का वर्णन प्राप्त होता है। मुद्राओं में अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि कुछ ऐसी मुद्राएं धीरे धीरे प्रकाश में आई हैं जिसमें रामगुप्त की ऐतिहासिकता को बल मिलता है। क्योंकि आज आपके जो इस चैप्टर में मैं रामगुप्त के बारे में इसलिए बताता हूं कि रामगुप्त को ऐतिहासिक पुस्तकों में वह स्थान नहीं मिला है जितना कि उसके संबंध में अभिलेख या नाटक या अन्य चीजों में उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसीलिए मैं रामगुप्त का पूरा विवरण आपको बता रहा हूं। रामगुप्त की ऐतिहासिकता का हमने बताया कि मुद्राओं से भी उसके बारे में जानकारी मिलती है। मालवा क्षेत्र में भिलसा और एरण से कुछ ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो तांबे की हैं। भिलसा से प्रसिद्ध मुद्रा शास्त्री परमेश्वरी लाल गुप्ता को 6 ऐसे सिक्के मिले हैं जिनमें एक पर राजा का पूरा नाम रामगुप्त और अन्य पर उसके नाम के मिलते जुलते अक्षर दिखाए गए हैं। जैसे किसी पर राम लिखा है, किसी पर मगु लिखा है। मगु का मतलब आगे का उसका रा हट गया, उधर का गुप्त का केवल मतलब पा आधा पा और ता हट गया, इसलिए उसमें मगु दिखाया गया है। तो इन सिक्कों में जब ऐसे दिखाई पड़ता है कि राम या मगु, तो ये माना जाता है कि ये रामगुप्त की ऐतिहासिकता को ही दिखा रहा है। इन सिक्कों पर सिंह की आकृति है। इसकी जो लिपि है वो गुप्त कालीन है। इन सिक्कों का जो भार है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों से मिलता जुलता है। अतः इन सिक्कों को गुप्त वंश का माना गया है और रामगुप्त से ही इसको संबंध स्थापित किया गया है। अगर हम देखते हैं तो ध्रुव देवी की वैशाली मुद्रा के ऊपर सिंह की आकृति उत्कीर्ण मिलती है, जो कि हम आगे अध्ययन करेंगे, और ये रामगुप्त के भी सिक्कों में दिखाई पड़ती है। इसलिए रामगुप्त का गुप्त वंशी होना 100% प्रमाणित माना गया है। इसी प्रकार ऐतिहासिक अध्ययन में यह पाया गया है कि मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष कृष्णदत्त वाजपेयी ने एरण के लेख से एरण के क्षेत्र से रामगुप्त के कुछ ऐसे सिक्के प्राप्त किए हैं जिन पर सिंह और गरुड़ की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। राजा का नाम इसमें राम, रामगु, मगुप्त आदि खुदा है। किसी में राम है, किसी में रामगु, तो मतलब इसका पावता हट गया है, और किसी में मगुप्त है अर्थात रा हट गया है। तो इन सिक्कों पर गरुड़ की आकृतियां उत्कीर्ण होने के कारण रामगुप्त की ऐतिहासिकता निश्चित रूप से एक नई जान पड़ती है, और गरुड़ जो है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह रहा है। प्रयाग प्रशस्ति का जब हम अध्ययन करते हैं या प्रयाग प्रशस्ति को देखते हैं तो गुप्तों ने अपनी राजाज्ञा या जो शासनादेश हैं वो गरुड़ मुद्रा में अंकित कराई थी, और गरुड़ प्रकार की सिक्के भी उन्होंने चलवाए थे। तो ये पता चलता है कि जो रामगुप्त पर गरुड़ दिखाया गया है वो गुप्त वंश का ही शासक था, और जो है और कोई अन्य रामगुप्त वो नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उसे बड़ा भाई माना जाता है, ये भी सही है। और चूंकि सभी सिक्के तांबे के हैं तो इन सिक्कों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है और इन्हें गुप्त वंश का ही सिक्का माना जाता है। इन सिक्कों पर रामगुप्त मालवा क्षेत्र में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ था कि मान लें कि मालवा क्षेत्र में जो सिक्के मिले हैं वो किसी और रामगुप्त के रहे होंगे, और ना ही चूंकि रामगुप्त कोई बहुत ही चक्रवर्ती शासक हुआ है। तो ये तर्क आपस में चलते रहते हैं, लेकिन मालवा क्षेत्र में गुप्त वंश के अलावा और किसी अन्य वंश में उस समय शासन नहीं किया था, इसलिए रामगुप्त को गुप्त वंश का ही शासक माना जाता है। ये जितने मैंने पॉइंट दिए थे सब पर मैंने एक एक पॉइंट पर मैं आपको इस पर बता रहा हूं कि रामगुप्त के बारे में कैसे क्या साक्ष्य मिलता है। अब हम देखते हैं कि सकपत या शक राजा की पहचान रामगुप्त के उस समय के प्रतिद्वंदी सकपत से जो की जाती है उसमें भी मतभेद दिखाई
पड़ता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कोई कुषाण शासक रहा होगा। प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त का जो प्रतिद्वंदी कुषाण शासक था वो देवपुत्र शाहानुशाही उपाधि धारण करता था और उसने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार किया था। तो प्रयाग प्रशस्ति में जब दिखाई पड़ता है कि कुषाण वंश का शासक देवपुत्र शाहानुशाही की उपाधि धारण करता था और चंद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करता था, तो निश्चित रूप से रामगुप्त को निर्बल पाकर के उसने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया होगा। और जब उसने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया होगा तो उसने पुराने अपनी अधीनता का बदला लेने के लिए उस राज वंश की राज रानी को उसने भेंट स्वरूप मांगा होगा, उसने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से। तो ये देखते हैं। और कुछ विद्वानों का कहना है कि मध्य पश्चिम में उज्जैनी में क्षत्र वंश के राजा होते थे और वो शक्तिशाली स्थिति में थे। चूंकि समुद्रगुप्त ने शकों को नतमस्तक किया था, अतः उनके राजा ने समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के काल में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया होगा। चूंकि समुद्रगुप्त ने शकों की कन्याओं का उपहार प्राप्त किया था, इसलिए शकों ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए शकपति ने रामगुप्त से उसकी पत्नी की मांग किया था। जो उसकी कन्याओं से उन्होंने भेंट स्वरूप लिया था, उसका बदला जो है शकपति ने इस रूप में लिया होगा। तो साहित्यिक ग्रंथों में चूंकि उसे शकपति ही कहा गया है और रामगुप्त के प्रतिद्वंदी को पश्चिमी भारत का शक क्षत्रप माना जा सकता है और इस प्रकार से माना जा सकता है कि उसने जो है रामगुप्त को हरा करके उससे उसकी पत्नी की मांग किया होगा। जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चूंकि पश्चिम में भारत में शकों का विनाश किया था, तो इसका मतलब है कि शक रामगुप्त के शासन काल में रहे होंगे। अब चंद्रगुप्त द्वारा ये उनका दमन किया गया, लेकिन रामगुप्त से शकों के संघर्ष का कोई निश्चित स्थान नहीं प्राप्त होता है। ये कहना कठिन होता है कि रामगुप्त और शकों के बीच युद्ध कहां पर लड़ा गया है, लेकिन विभिन्न साहित्य में विभिन्न स्रोतों में जगह जगह पर उसके स्थान दिए गए हैं। हर्ष चरित्र में यह स्थान अलीपुर बताया गया है, श्रृंगार प्रकाश में ये अलीपुर बताया गया है, काव्य मीमांसा में इसे कार्तिकेय नगर कहा गया है। हर्ष चरित्र की जो पांडुलिपियां हैं उसमें अलीपुर के स्थान पर अलीपुर भी मिलता है और इसकी जो पहचान है वो पंजाब के कांगड़ा जिले में स्थित अलीपुर नामक पहाड़ी से की जाती है। तो इस प्रकार से जो युद्ध स्थल है कार्तिकेय नगर, इसकी जो पहचान किया गया है वो अल्मोड़ा जिले के बैजनाथ ग्राम से किया गया है और उसे आज भी कार्तिकेयपुर कहा जाता है और ये हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रकार से इनके युद्ध क्षेत्र के जो है कई नाम भी मिलते हैं और ये माना जाता है कि कार्तिकेय नगर या कार्तिकेयपुर जो है, जो उसमें प्रयाग प्रशस्त में कर्तुपुर नामक एक स्थान है, उसी का जो है परिष्कृत रूप है। और कर्तुपुर जो जालंधर का क्षेत्र था वो समुद्रगुप्त का प्रत्यंत राज्य था, जिसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो इस संबंध में अगर हम इन मतों को देखते हैं तो ये प्रतीत होता है कि रामगुप्त का शकों के साथ जो युद्ध हुआ था उसकी राजधानी से काफी दूर हुआ था, जो पंजाब या उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। और रामगुप्त ने कोई सैनिक अभियान में वो गया रहा होगा इतनी दूर, जहां पर पराजित होने पर उसकी पत्नी भी वहीं पर साथ रही होगी और हार जाने पर अपने बचाव का कोई उपाय ना दे करके उसने अपनी पत्नी को देना स्वीकार कर लिया होगा। तो ऐतिहासिकता में हम देखते हैं तो पक्ष में और विपक्ष में कई प्रकार के प्रमाण मिलने पर रामगुप्त की ऐतिहासिकता को लोगों ने नहीं माना, लेकिन देवी चंद्रगुप्त की नाटकों पर भी कुछ विद्वानों ने संदेह किया है और उसकी ऐतिहासिकता को मानने से इनकार किया है। लेकिन जो उन्होंने
इनकार किया है उसके पक्ष में जो उन्होंने तर्क दिए हैं, उसमें सबसे पहला जो तर्क है कि गुप्त लेखों में रामगुप्त के नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जो दूसरा है, रामगुप्त के स्वर्ण और रजत के कोई सिक्के नहीं मिलते हैं, जबकि अन्य गुप्त राजाओं के सिक्के मिलते हैं। इसी प्रकार से रामगुप्त का कोई अभिलेख नहीं मिलता है। अगला जो उन्होंने तर्क दिया है कि चंद्रगुप्त द्वारा अपने बड़े भाई की हत्या और उसकी पत्नी के साथ विवाह करना गुप्त जैसे स्वर्ण काल को शोभा नहीं देता है, उनकी धारणाओं के विपरीत है। इसी प्रकार से गुप्त लेखों में चंद्रगुप्त को तत्पर गृहीत कहा गया है, जिससे कि स्पष्ट है कि उसे अपने पिता के द्वारा उत्तराधिकारी चुना गया था। तत्पर गृहीत का मतलब है कि उसे अपने पिता के द्वारा उत्तराधिकारी चुना गया था। तो ये ऐसे तर्क हैं जो दिखाते हैं कि जो है रामगुप्त का कोई ऐतिहासिक स्रोत नहीं है। लेकिन ये जितनी आपत्तियां हैं, जितने तर्क हैं, ये निरर्थक हैं, क्योंकि अभिलेखों में मूल वंश का नाम मिलता है। रामगुप्त का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसका पुत्र नहीं था और उसके बाद उसका भाई ही उत्तराधिकारी था, इसलिए अभिलेखों में उसके नाम का उल्लेख का कोई प्रश्न नहीं उठता है। रामगुप्त के लेख कुछ अब वर्तमान समय में मिले हैं और भविष्य में भी हो सकता है कि उसके लेख मिलते रहें। इसी प्रकार से उसके पक्ष में जो तर्क दिया जाता है कि उसके तांबे के सिक्के मिले हों और हो सकता है कि भविष्य में उसे स्वर्ण और रजत के सिक्के भी प्राप्त होते रहें। इसी प्रकार से कुछ विद्वानों ने गुप्तकालीन स्मृतियों में कुछ ऐसे उदाहरण खोज निकाले हैं जिसमें चंद्रगुप्त का रामगुप्त की हत्या और ध्रुव देवी से उसका विवाह करने को जो है शास्त्र संगत माना गया है। और गुप्त काल में जो है नारद स्मृति में एक श्लोक के अनुसार 5 आपत्तियों में स्त्री का पुनर्विवाह जो है वो वैधानिक है, जिसमें है पति का पता न होना, पति की मृत्यु हो जाना, पति द्वारा संन्यास ग्रहण करना, पति का क्लीव हो जाना या नपुंसक हो जाना और या समाज से बहिष्कृत हो जाना। चूंकि देवी चंद्रगुप्त नाटक में रामगुप्त को या उसके आचरण को क्लीव जनोचित कहा गया है, इसलिए इस विवाह को वैधानिक रूप से ये माना जाता है कि उसका जो पति है वो क्लीव था और उसने अपने देवर चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ विवाह किया था और इसे शास्त्र से भी संगत या शास्त्र से भी मान्यता प्राप्त माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि अपने वंश के इस दाग को धुलने के लिए इन विवाह को मान्यता प्रदान की गई थी। और अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वारा रामगुप्त का जो वध है वो राजनीतिक दृष्टि से न्यायसंगत माना गया है। लेखों में जो उसको ये कहा गया है कि तत्पर गृहीत, ये शब्द इसलिए माना जाता है कि ये अपने सम्राट के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए जो है इन शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि कभी कभी उस शासन काल में सामंत लोग इन शब्दों का इस्तेमाल जो है राजा के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए करते थे। तो हम देखते हैं कि जितने मैंने रामगुप्त के पक्ष और विपक्ष में बातें पाई हैं, तो ये कहा जा सकता है कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर संदेह करना अब उचित नहीं है। एवं अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के कई पुत्र थे, जिसमें कि मूलतः बहुपुत्र पौत्रा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसी स्थिति में रामगुप्त चंद्रगुप्त का भाई रहा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है और ये भी हो सकता है कि कुछ वर्ष तक उसने शासन किया हो। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं माना जा सकता है और ये भी माना जा सकता है कि भविष्य में खुदाइयों में हो सकता है कि रामगुप्त के विषय के संबंध में अनेक ऐतिहासिक सामग्रियां प्राप्त होती रहें। तो इस प्रकार से जो हम मानते हैं कि निश्चित रूप से रामगुप्त जो है ऐतिहासिक पुरुष था, ऐतिहासिक राजा था और गुप्त वंश से ही संबंधित था। और ये भी देखा जाता है
कि भाई की हत्या करना उस शासन काल में या प्राचीन शासन काल में कोई अपराध नहीं माना जाता था। जैसे कि समुद्रगुप्त महान या पराक्रमी शासक था और उसका पुत्र जो है क्लियो या इतना निर्बल रहा हो, तो हो सकता है कि बाद के प्रभावशाली राजाओं ने उसको या ऐसे दुर्बल और क्लियो पुरुष को स्थान ना देने के लिए उसके नाम का ज्यादा प्रयोग ना किया हो। लेकिन अगर हम रामगुप्त के चरित्र को देखते हैं तो ये दिखाई पड़ता है कि रामगुप्त एक शांत प्रकृति का शासक था, जो कि चंद्रगुप्त के उस समय की कूटनीति का शिकार होता है। जैसे कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध धर्म का परित्याग कर शांतिवादी नीति का अनुसरण किया था, उसी प्रकार से रामगुप्त ने भी अपने पिता के समय में विभिन्न युद्धों में भीषण रक्तपात को देखते हुए शांतिवादी नीति अपनाई हो, या उसी प्रकार का वो जो है पुरुष या व्यक्तित्व बन गया हो। लेकिन रामगुप्त और अशोक की यह तुलना भी समाचीन या समीचीन नहीं लगती है, क्योंकि दोनों में परिस्थितियां भिन्न भिन्न थी। फिलहाल ये माना जा सकता है कि रामगुप्त का चूंकि मालवा क्षेत्र में मुद्रा प्राप्त हुई है, इसलिए रामगुप्त अपने पिता के शासन काल में मालवा क्षेत्र का हो सकता है राज्यपाल रहा हो, और समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त ने शेष भाग पर नियंत्रण कर लिया हो और रामगुप्त को केवल मालवा का ही शासक बना रहने दिया गया हो। इसी बीच हो सकता है कि शकों का आक्रमण हुआ हो और चंद्रगुप्त ने अवसर का लाभ उठा करके पूर्वी मालवा के क्षेत्र पर आक्रमण किया हो और अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया हो, और इस प्रकार से चंद्रगुप्त का संपूर्ण राज्य पर शासन हो गया हो और वो संपूर्ण साम्राज्य का राजा बन गया हो। तो रामगुप्त के बारे में ये भ्रांतियां चलती रहेंगी। हो सकता है कि अब भविष्य में कुछ ऐसे और साक्ष्य मिले जो ये पूरी तरह से संतुष्ट कर दें कि रामगुप्त गुप्त वंश का शासक था, लेकिन वो काफी कम समय के लिए शासक रहा हो और अपने दुर्बल या शांतिवादी नीति के कारण उसको इतिहास में स्थान न मिला हो जो कि इसको मिलना चाहिए था। धन्यवाद।